नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कॉल करूंगा इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कॉल कराऊंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 46। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के पिछले 45 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों, इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं आएगा। जो भी मेरे प्यारे भावी फौजी इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर लिखो और बार बार रिवीजन लगाओ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 45 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न। दोस्तों, फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन देखते हैं, किडनी, यकृत, फेफड़ा और हृदय। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्या कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। ठीक है, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, बी हो जाएगा। अब देखिए, यकृत से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आपको यही बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला फर्स्ट प्रश्न, यकृत को बोला जाता है दोस्तों लीवर। अरे क्या बोला जाता है मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छालों, यकृत को लीवर बोला जाता है। पहला प्रश्न ये आता है इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के अंदर, काफी धमाकेदार वाला प्रश्न कि यकृत या लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों, क्या बताओगे, हिपेटोलॉजी। अरे क्या बताओगे, हिपेटोलॉजी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, क्या कि यकृत या लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है, हिपेटोलॉजी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात, यकृत या लीवर संख्या में कितनी होती है। तो यकृत संख्या कितनी होती है, 1। ठीक है, ये भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज रहता है। ठीक है, कि सर हमारे लीवर कितनी है बॉडी के अंदर, तो 1 ही होती है दोस्त तेरे। जिसके 2 है उसका माहौल खराब है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात, क्या इंपोर्टेंट बात आपने सुना होगा, यकृत को शरीर का रासायनिक कारखाना भी कहा जाता है। शरीर का रासायनिक कारखाना, आपको पूछेगा शरीर का रासायनिक कारखाना कौन है, तो क्या बताएंगे दोस्त, आप बताएंगे यकृत। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात, यकृत को शरीर का रासायनिक कारखाना भी कहा जाता है। दूसरा इंपोर्टेंट प्रश्न भाई साहब, काफी इंपोर्टेंट है, यकृत का कार्य होता है पित्तरस। आपने सुना होगा पित्तरस, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों बाइल जूस। अरे क्या बोला जाता है, बाइल जूस। ठीक है, पित्तरस का निर्माण शरीर का कौन सा अंग करता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पित्तरस या बाइल जूस का निर्माण शरीर का कौन सा अंग करता है, यकृत या लीवर। काफी इंपोर्टेंट बात। दूसरी इंपोर्टेंट बात है कि अधिक अल्कोहल या शराब का सेवन करने से, अधिक अल्कोहल या शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो यकृत या लीवर। काफी इंपोर्टेंट और एक्स्ट्रा जितने भी प्रश्न थे वो मैंने सारे बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है, किडनी या गुर्दे जिसे बोला जाता है, ये क्या होती है, ये 2 होते हैं। ठीक है, एक जोड़ी होती है अपने, और यकृत 1 हो गई। फेफड़ा कितने होते हैं, 2 जोड़ी हैं फेफड़े। ठीक है, हृदय तो 1 ही होता है ना सब में। हाँ, हृदय या हार्ट या दिल जिसको बोलते हैं 1 ही होता है। अगर 2 से 3 से 4 होने लगे तो ऐसे तो माहौल ही खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। देखिए, प्रश्न संख्या 2 है, काफी धमाकेदार वाला प्रश्न, रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है। ऑप्शन देखते हैं, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, पीछे की ओर और आगे की ओर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आपको डिटेल से बताता हूं। देखिए, रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है, नीचे की ओर गिरता है, ऊपर की ओर गिरता है, पीछे की ओर गिरता है या आगे की ओर गिरता है, ये बात की बात है।
सबसे पहले यहाँ लग रहे हैं न्यूटन की गति के नियम। अरे न्यूटन की गति के नियम, काफी इंपोर्टेंट बात भाई साहब, आपको याद रखना है दोस्तों कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। अरे कितने नियम दिए? 3। एक न्यूटन की गति का प्रथम नियम जिसको बोला जाता है जड़त्व का नियम। अरे क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम। आपके इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम में तो दोस्तों ये प्रश्न ही काफी बार पूछा गया है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। दूसरा, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम जिसे बोला जाता है दोस्तों संवेग संरक्षण का नियम। अरे क्या बोला जाता है? संवेग संरक्षण का नियम, काफी इंपोर्टेंट बात। और न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम है इससे बोला जाता है दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया नियम। अरे क्या बोला जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मैंने आपको यह बताया कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, और न्यूटन की गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है, ये क्या होता है दोस्तों? तो जड़त्व का नियम हमारे को यह कहता है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, रुकी हुई है, तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं कर दिया जाए। और अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं कर दिया जाए। क्या बोलता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, या जिसे जड़त्व का नियम बोलते हैं, कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी, और अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं कर दिया जाए। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको याद करा देता हूं। जैसे मान लीजिए खड़ी बस, ठीक है, खड़ी बस के अचानक चलने पर, खड़ी बस में यात्री बैठे, ठीक है दोस्तों, खड़ी बस के अचानक चलने पर यात्रियों का पीछे की तरफ झुकना न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। ठीक है, अब देखो कैसे, जैसे खड़ी बस है उसमें यात्री भी क्या है? बैठा हुआ है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो जैसे ही बस चलेगी तो जो यात्री उसके अंदर बैठा है उसका शरीर बताओ स्थिर अवस्था या गतिशील? उसका शरीर है स्थिर अवस्था में, तो उसका यह शरीर चाहेगा कि मैं स्थिर अवस्था में रहूं। तो देखो गाड़ी तो जो बस है आगे जाएगी और यात्री किसकी तरफ जाएगा? थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट बात है कि खड़ी बस के अचानक चलने पर यात्रियों का पीछे की तरफ झुकना न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? प्रथम नियम। अब देखिए, मान लीजिए अगर कोई बस गतिशील अवस्था में है, ठीक है, उसके अंदर यात्री बैठे हैं, तो यात्री भी क्या है? गतिशील अवस्था में। अब जैसे ही बस के अचानक ब्रेक लगेगा तो यात्री का जो शरीर है वो गतिशील अवस्था में है, ठीक है, तो वो चाहेगा कि मैं गतिशील अवस्था में रहूं। तो चलती बस के अचानक ब्रेक लगने पर यात्रियों को आगे की तरफ झुकना न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? प्रथम नियम। ठीक है, अरे आप बैंगन होता है बैंगन, ठीक है, उसके पेड़ को हिलाते हो, ठीक है, तो बैंगन के पेड़ को हिलाने पर बैंगन का नीचे गिरना, ये भी न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? ये भी न्यूटन की गति का प्रथम नियम है जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आप बैंगन हिलाओ या केले के पेड़ को हिलाओ, ठीक है, दोनों ही नीचे आके गिरेंगे दोस्तों। काफी इंपोर्टेंट बात है। अब देखो जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, और इस पेड़ पर मान लीजिए क्या लगे हुए हैं? केला लगा हुआ है। अरे क्या लगा हुआ है? केला। अब आप इसको यहां से हिलाओगे तो केला बताओ गतिशील है स्थिर? तो केला है स्थिर अवस्था में, तो केला चाहेगा कि मैं स्थिर अवस्था में रहूं, लेकिन आपने तो इसको हिला दिया, जैसे हिलाएगा तो ये अलग हो जाएगा इससे। समझ में आई बात? तो आपको याद रखना है कि पेड़ पौधों को तेज गति से हिलाने पर पत्तियों, फूलों या फलों का गिरना, यह भी न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? प्रथम नियम। अब आप इस प्रश्न को आराम से आंसर दे दोगे दोस्तों कि रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है, आगे की ओर जाता है। अरे सही बात है कि नहीं है? लो जी, तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रे डी हो जाएगा, धमाकेदार तरीके से सॉल्यूशन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 मेरे प्यारे भावी फौजियों, देखिए प्रश्न संख्या 3 है, रेबीज किसके कारण होता है? हाँ जी, प्रदूषण, दूषित भोजन, कुत्ते के काटने पर और दूषित पानी के द्वारा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रेबीज रोग किसके कारण होता है? कुत्ते के काटने से। संक्रमित कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है? रेबीज। और ये भी याद रख लेना, जो रेबीज रोग होता है इसका अन्य नाम होता है हाइड्रोफोबिया। अरे क्या नाम होता है? हाइड्रोफोबिया। आपको एग्जाम में पूछेगा कि बताइए हाइड्रोफोबिया किस रोग का अन्य नाम है, तो क्या बताने वाले हो दोस्त? रेबीज। और ये भी याद रखना, जो रेबीज रोग होता है ये वायरस या विषाणु जनित रोग है, वायरस या विषाणु जनित रोग है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है।
वायरस या विषाणु जनित रोग है। लो जी, धमाकेदार वाले तरीके से सॉल्यूशन। सर, दूषित जल व दूषित भोजन के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? टाइफाइड। ये याद रखना, जो टाइफाइड रोग है ये दूषित जल व दूषित भोजन के द्वारा फैलता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 4। हाँ जी, पर्सन संख्या 4 है मेरे प्यारे भावी फौजियों, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन देखते हैं, बिजली, घर्षण, बैटरी और सूर्य। तो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है दोस्तों? सूर्य। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन। हाँ जी दोस्तों, मेरा यही उद्देश्य है कि साइंस का एक भी पर्सन आपका गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम के अंदर। और दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और आर्मी का ऐसा कोई ट्रेड नहीं है जिसमें मेरे से पढ़ा हुआ कोई विद्यार्थी सिलेक्ट नहीं हुआ हो। ठीक है दोस्तों, तो इस बार आपको अच्छे से तैयारी करनी है। मौका है दोस्तों, इस बार कुछ नया करके दिखाना है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आसियाना, तो बोली बढ़नी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, जब आप फौजी बन जाओगे तो आपको पूरी जिंदगी भर सम्मान मिलेगा। और दोस्तों, बहुत कम लोग होते हैं जिनको वतन या देश की सेवा करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, आप उन्हीं कुछ चुनिंदा लोगों में से एक हो। तो दोस्तों, इस बार इस मौके को गंवाना नहीं है, कुछ नया करके दिखाना है दोस्तों। तो देखिए, नेक्स्ट इंपोर्टेंट है पर्सन संख्या 5। देखिए, मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? काफी इंपोर्टेंट पर्सन है। ठीक है, मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? ऑप्शन देखते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और काला दर्पण। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है दोस्तों? अवतल दर्पण। अरे कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? बी हो जाएगा। ठीक है, काफी धमाकेदार वाला प्रश्न है कि मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 6। एक भी पर्सन आपका गलत नहीं होने दूंगा। पर्सन संख्या 6 है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट पर्सन। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? ऑप्शन देखते हैं, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छालों, मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि देखिए, 2 इंपोर्टेंट बातें, सार्वत्रिक दाता, सार्वत्रिक दाता, हाँ जी, और एक याद रखना है सार्वत्रिक ग्राही। अरे क्या याद रखना है? सार्वत्रिक दाता और एक सार्वत्रिक ग्राही। अब देखिए, सार्वत्रिक दाता कौन सा रक्त समूह होता है? तो आपको याद रखना है ओ नेगेटिव। अरे कौन सा होता है? ओ नेगेटिव। और सार्वत्रिक ग्राही, ठीक है, ये कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव। अरे कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव। काफी इंपोर्टेंट बात है दोस्तों। क्या? सार्वत्रिक दाता कौन सा रक्त समूह होता है? ओ नेगेटिव। और सार्वत्रिक ग्राही ए बी पॉजिटिव। हमारा प्रश्न हमारे को ये पूछा है कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? ए बी पॉजिटिव। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? सी हो जाएगा। और बहुत बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त समूह जिसे क्या बोला जाता है रे? ब्लड ग्रुप कहा जाता है। रक्त समूह की खोज किसने की? तो याद कर लेना, कोल लैंड स्टीनर ने। अरे किसने की थी? कोल लैंड स्टीनर ने। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? हाँ जी, आपको याद रखना है, क्या? कोल लैंड स्टीनर ने की थी। और ये भी याद रखना है, रक्त समूह कितने प्रकार का? 4 प्रकार का, ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट। रक्त समूह कितने प्रकार का? 4, ए बी, ए बी और ओ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 7। पर्सन संख्या 7 है मेरे जिगर के टुकड़ों, सीस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, रक्तचाप, भूखम, हृदय गति और विद्युत धारा का प्रवाह। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि सीस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? भूखम मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। और ये भी याद रखना है, ये भी धमाकेदार वाला प्रश्न है। रक्तचाप जिसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं या रक्तदाब बोलते हैं, ठीक है, रक्तचाप या रक्तदाब का मापन करने वाला उपकरण कौन सा होता है? स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर। लो जी, स्पिग्मोमैनोमीटर। काफी बार पूछा गया प्रश्न है
कि रक्तचाप या रुधिर दाब का मापन करने वाला उपकरण कौन सा है? स्पिग्मोमैनोमीटर। अरे एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। अगर आप 45 के 45 वीडियो देख लेते हो और सारे प्रश्नों को कॉपी के अंदर लिख लेते हो और बार बार रिवीजन लगाते हो, तो दोस्तों इस बार साइंस के अंदर कुछ नया धमाका करने वाला हूं मैं आपके साथ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखिए, हृदय गति या हृदय धड़कन, जो हृदय धड़कन होती है उसको सुनने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? तो आपको याद रखना है स्टेथोस्कोप। हृदय धड़कन को सुनने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? स्टेथोस्कोप। ठीक है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट बात। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इसको ईमानदारी से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है कि भारत के किसी भी कोने के अंदर अगर कोई बच्चा इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके पास ये वीडियो जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक अच्छा मैटर विद्यार्थी को सिलेक्शन दिला सकता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 8। पर्सन संख्या 8 है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट पर्सन। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, वाट, जूल, कुलाम और एम्पियर। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कुलाम होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। लो जी, धमाकेदार तरीके से सॉल्यूशन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 9। लो जी, पर्सन संख्या 9 है, हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? ऑप्शन देखते हैं, मांसपेशी से हड्डी को, मांसपेशी से मांसपेशी को, हड्डी से हड्डी को, मांसपेशी से चमड़ी को। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हमारे शरीर में स्नायु, जिसे लिगामेंट कहा जाता है दोस्तों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, स्नायु या लिगामेंट कहा जाता है। जो आपको याद रखना है कि हमारे शरीर के अंदर जो स्नायु या लिगामेंट होते हैं ये दो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं। बोले तो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। ठीक है, ये दो हड्डियां बनाई मैंने और ये आपको जो बीच में बनाया ये है स्नायु या लिगामेंट। अरे क्या है? स्नायु या लिगामेंट। काफी इंपोर्टेंट पर्सन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हमारे शरीर में स्नायु या लिगामेंट क्या करते हैं? हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। लो जी, तो 9 का करेक्ट आंसर क्या पेला रहा है आपने? सी पेल दिया है। ठीक है, अब मैं एक इंपोर्टेंट पर्सन और पेल देता हूं। क्या ये पर्सन भी आता है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना कौन सी है? ठीक है, तो आपको याद रखना है वो होती है कंडरा या टेंडन। अरे कंडरा या, ठीक है, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में टेंडन। ठीक है, ये मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना है। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, और चमड़ी, चमड़ी को बोलते हैं त्वचा। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है रे? डर्मेटोलॉजी। लो जी, पेल लो, पेल दिया। त्वचा या चमड़ी का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। ठीक है, और शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। लो जी, कुल मांसपेशियों की संख्या 639, कुल हड्डियों की संख्या 206। हड्डियों में कौन सी प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। ठीक है, बच्चों में कुल हड्डियों की संख्या 300। हड्डियां किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस से। लो जी, और पेल लूं, और याद रखना है, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। लो जी, धमाकेदार वाले तरीके से। मनुष्य शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल। कहाँ होती है? जबड़े में होती है। लो जी, इसके बाद तो कुछ आएगा ही नहीं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। हाँ जी, पर्सन संख्या 10। देखिए पर्सन संख्या 10, पर्सन संख्या 10 है, कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक यौगिक और हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं रे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? डी हो जाएगा। अरे इसके एग्जांपल जैसे CH4 होता है ना, मीथेन। ठीक है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, C2H6 होता है, C2H6। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। C2H6 जिसे क्या बोलते हैं? एथेन बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? एथेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? CH4 को मीथेन बोलते हैं। ठीक है, एक और होता है प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन का क्या होता है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 प्रोपेन का। ठीक है, एक ब्यूटेन का भी होता है C4H10, C4H10 ये ब्यूटेन होता है। ये याद रखना है भाई दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट है। मीथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10, ये सारे हाइड्रोकार्बन की उदाहरण है। देखो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है, किसी में भी और कोई अन्य जो यौगिक है, परमाणु है, तत्व नहीं दिख रहा है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं,
प्रश्न संख्या 11, सोडियम का रासायनिक चिन्ह है, ऑप्शन देखते हैं WSNNaPb। तो सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? Na, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। अरे कितनी होती है? 11। काफी इंपोर्टेंट बात। अब देखिए दूसरा धमाकेदार वाला प्रश्न। अरे ये W देख रही है, किसका प्रतीक है? टंगस्टन का। सर्वाधिक गलनांक वाली धातु कौन सी? टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का? टंगस्टन धातु का बना होता है। और ये भी याद रख लेना, लो जी नया प्रश्न भी मैंने पेल दिया आपके सामने कि टंगस्टन की परमाणु संख्या 76 होती है। अरे कितनी होती है? 76। Sn, टिन, ठीक है, टिन का प्रतीक होता है Sn, और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 50। लो जी कितना पेलूंगा और आपको दोस्तों एक पर्सन भी नहीं छोड़ रहा। तो दोस्तों पेपर को सुसरे को फोड़ के आना है इस बार, ठीक है दोस्तों। और मैं उम्मीद लगा के बैठा हूं कि आप 50 में से इस बार कई तो 50 के 50 ठोक के आएंगे। सुसरे को पेपर को ऐसे है ना बिल्कुल पेल के आएंगे, तो पेलना पड़ेगा दोस्तों इस बार, ठीक है। नेक्स्ट है पीबी लेड या सीसा, ठीक है, लेड या सीसा। तो पीबी या लेड या सीसा, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट। ये लेड या सीसा या पीबी का प्रतीक पीबी, और इसका परमाणु संख्या कितनी होती है? 82 होती है। अरे कितनी होती है? 82। एक बार रिवीजन और लगा देता हूं। सोडियम की परमाणु संख्या 11, टिन की परमाणु संख्या 50, टंगस्टन की परमाणु संख्या 76, लेड या सीसा की परमाणु संख्या 82। और याद भी रख लेना कि इनके रासायनिक चिन्ह क्या क्या है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। लो जी प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, बॉक्साइट किस धातु का X है? ऑप्शन देखते हैं सोना, तांबा, एल्यूमिनियम और टिन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बॉक्साइट किस धातु का X है? एल्यूमिनियम का। अरे किसका है? एल्यूमिनियम का। तो 12वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए एल्यूमिनियम के कौन कौन से होते हैं X? एक तो एल्यूमिना, अरे कौन सा होता है? एल्यूमिना। एक कौन सा होता है दोस्तों? बॉक्साइट। अरे कौन सा होता है? बॉक्साइट। और एक और याद रख लेना, क्रायोलाइट भी होता है, क्रायोलाइट। क्योंकि ये देखो बॉक्साइट तो बहुत बार आ गया, ठीक है। आपको 3 याद रख लें, एल्यूमिना, बॉक्साइट और क्रायोलाइट। तीनों याद रखने हैं सुसरों को, ये आ सकते हैं इस बार, ये नए नए नाम है सुसरे, ठीक है। एल्यूमिना, बॉक्साइट और क्रायोलाइट। कई बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं आंसर पूछता क्या क्या पेल के आ जाते हैं, पता ही नहीं लगता खुद को कि क्या पेल के आए हो, ठीक है। तो याद रखना है भाई साहब, एल्यूमिना, बॉक्साइट और क्रायोलाइट। अरे भाई साहब आज से ये भी याद रखना है, लो जी धमाकेदार तरीके से, क्या कि सोने के कौन कौन से X होते हैं, ठीक है। याद कर लेना भाई, गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। केल्वेराइट। अरे कौन सा? केल्वेराइट। क्या बताया? केल्वेराइट। सोने के X बता रहा हूं, एक तो केल्वेराइट और एक याद करना आपको सिल्वेनाइट। अरे कौन सा? सिल्वेनाइट, ठीक है। 2 याद करने हैं सोने के X, कौन कौन से? केल्वेराइट और एक सिल्वेनाइट, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। अरे तांबे के भी याद कर लेना आज से, एक तो याद कर लेना क्यूप्राइट, ठीक है, क्यूप्राइट। और दूसरी बात है एक होता है मेलेक्राइट। अरे कौन सा? मेलेक्राइट, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। और ये भी याद कर लेना जो टिन है, टिन का भी एक होता है केसिटेराइट। अरे केसिटेराइट, ठीक है। तो दोस्तों कहीं बोलते हैं सर हम भूल जाते हैं, तो भाई साहब भूलने की कोई ऐसी तो दवा बनी नहीं कि हाँ भाई साहब आपको मैं दवा ला के दे दूं और आप सुबह उठ के बस ये आयक्सों को ऐसे जचा के दबा के पेलो उठते, ऐसी कोई दवाई नहीं बनी। और अगर कोई बनती तो सबसे पहले मैं लेता। तो सर उपाय क्या है? तो लाला लिख लिख के याद कर, जितना हो सके उतना लिख लिख के याद कर। पेन चला, जच्चा के रगड़ पेन को दबा के, है ना, तो याद रखना है। अब मैंने क्या बता दिया, दोबारा रिवीजन लगा देता हूं। देखो एल्यूमिनियम के कौन से X लिखना है भाई? एल्यूमिना, बॉक्साइट और क्रायोलाइट, ठीक है, ये एल्यूमिनियम के X हैं। सोने के कौन कौन से X हैं? केल्वेराइट और सिल्वेनाइट। और तांबे के कौन कौन से X हैं? क्यूप्राइट और मेलेक्राइट। अरे इस तांबे को सुसरे को कॉपर भी बोलते हैं, कई बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो तांबे का मतलब कॉपर, तो कॉपर के X कौन से? क्यूप्राइट और मेलेक्राइट। और टिन का केसिटेराइट। याद रखना है सारा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 13। पर्सन संख्या 13 है, लो जी सल्फ्यूरिक अम्ल है। ऑप्शन देखते हैं HNO3, H2SO4, HCl और NaOH। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है दोस्तों? H2SO4, जिसे बोला जाता है गंधक का अम्ल। अरे क्या बोला जाता है? गंधक का अम्ल। लो जी धमाकेदार वक्त तरीके से सॉल्यूशन, ठीक है। गंधक अम्ल कौन सा होता है? हाँ जी H2SO4। इसे बैटरी एसिड भी कहा जाता है, इसे बैटरी एसिड भी कहा जाता है। और ये भी याद रखना, देखिए जो अम्ल है वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। तो H2SO4 एक प्रबल अम्ल का उदाहरण है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड का उदाहरण है, प्रबल अम्ल का उदाहरण है। HNO3, अरे इसे नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं रे,
ठीक है, क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं रे, आपको याद रखना है भाई साहब, काफी इंपोर्टेंट बात है, इसे बोलते हैं सोरे का तेजाब। अरे क्या बोलते हैं, सोरे का तेजाब। कंफ्यूज नहीं होने का, पर्सन पूछेगा सोरे का तेजाब का रासायनिक सूत्र, तो क्या पेल दोगे, HNO3 पेल दोगे, ठीक है। HCl भाई साहब इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अरे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। और इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, याद रखना है, इसको नमक का तेजाब बोलते हैं। अरे किसका तेजाब, नमक का तेजाब, काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, धमाकेदार तरीके से सॉल्यूशन। नेक्स्ट NaOH, इसको बोलते हैं भाई साहब सोडियम हाइड्रोक्साइड। अरे क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको बोला जाता है क्या, कास्टिक सोडा। अरे क्या बोला जाता है दोस्तों, कास्टिक सोडा, याद रखना है दोस्तों। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र NaOH। भाई साहब एक धमाकेदार वाला प्रश्न बताना हो रहा है, HNO3 H2SO4 HCl, ये तीनों अम्ल के उदाहरण हैं। और अम्ल में भी कौन से अम्ल, परबल अम्ल के उदाहरण है, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, परबल अम्ल के उदाहरण है, याद रख लेना, एग्जाम में आता है काफी बार कि सर निम्न में से कौन सा परबल अम्ल है, ठीक है, तो कई लाले गलत करके आते हैं। दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल जैसे आप टार्ट्रिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। NaOH ये एक क्षार का एग्जाम्पल है, NaOH किसका एग्जाम्पल है, क्षार का। और NaOH क्षार में भी कौन सा, ये है भाई साहब परबल क्षार का एग्जाम्पल। अरे किसका, परबल क्षार, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो आपको देखो, मैं आपको बता रहा हूं, आपको कुछ परबल अम्ल, ठीक है, हाँ परबल अम्ल दुर्बल में भी कंफ्यूज होते हो, तो अम्ल और क्षार के 3-3 4-4 एग्जाम्पल याद रखने, यहां से प्रश्न बन सकता है इस बार, ठीक है, तो याद रखना है। और आपको पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, इस बार वीडियो क्लासेज है, जो ऑनलाइन वीडियो क्लास है, सारा पेपर इन्हीं से आने वाला है दोस्तों, बिल्कुल मैं लाइव प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूँ, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, कि सारे प्रश्न यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। तो पिछले पुराने अपलोड वीडियो को जरूर देखें, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वह चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और विद्या की कसम खार कह रही हूँ, इसको आग की तरह फैला दो दोस्तों, ईमानदारी से सारे भाई लोग दिल से एक बार शेयर का बटन जरूर दबाइए, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। अगर आप मेरे संपर्क में आ गए हो तो दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों रिटन में फेल नहीं होने दूंगा, अगर आप मेरा कहना मानोगे तो रिटन में फेल नहीं होने दूंगा। इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम बहुत सिंपल एग्जाम है, इसको आसानी से क्रैक किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये तो अपने लिए यूपीएससी जैसी है, ठीक है, अब हर किसी के लिए अपनी एग्जाम बड़ी होती है, तो दोस्तों ये भी अपने लिए बड़ी है, लेकिन इसको आसानी से गधों की तरह मेहनत नहीं करके, घोड़ों की तरह मेहनत करके इस एग्जाम को आसानी से पास किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्या है कि निम्न में से हृदयघात, हार्ट अटैक का क्या कारण है, तो ऑप्शन देखते हैं, रक्त यूरिया, रक्त प्रोटीन, रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हृदयघात या हार्ट अटैक का क्या कारण है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, डी हो जाएगा। और ये भी याद रखना, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कौन करता है, यकृत या लीवर, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। अरे रक्त शर्करा कौन सी होती है, तो रक्त शर्करा या ब्लड शुगर, ग्लूकोज, याद रखना काफी बार एग्जाम में आता है कि रक्त शर्करा या ब्लड शुगर कौन होती है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12 और O6। लो जी। अरे रक्त प्रोटीन बहुत सारी होती है, रक्त प्रोटीन आपने सुना होगा, एक तो फाइब्रिनोजन। अरे रक्त प्रोटीन कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन। एक कौन सी होती है, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, ये रक्त प्रोटीन होती है, रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है रक्त प्रोटीन। इनका कार्य होता है क्या, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का, रक्त का क्या बनाना, थक्का बनाना। अरे रक्त का क्या बनाना, थक्का, ब्लड क्लोटिंग करना, ठीक है, ये रक्त प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। और ये क्या कार्य करती है, रक्त का थक्का बनाना। और रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन है, के। और एक ऐसा अनुवांशिक या जन्मजात भी रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, उसको क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया, ठीक है। एक हीमोफीलिया एक अनुवांशिक या जन्मजात ऐसा रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बोलता, रक्त का थक्का बोलता नहीं है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। इसे साई रोग भी बोला जाता है दोस्तों, रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15। देखिए, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है, ऑप्शन देखते हैं, तेल, पानी, लोहा और पारा।
तो थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? पारा। ठीक है, अरे कौन सा? पारा। तो पारे का प्रतीक Hg। ठीक है, तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये भी याद रखना है ना, जो पारा या मरकरी है इसका एक्स होता है एक सिनेबार। पारा या मरकरी का एक्स कौन सा होता है? सिनेबार। और ये भी याद रख लेना कि पारा या मरकरी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? मिनी माता। अरे कौन सा रोग होता है? मिनी माता। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 45। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के पिछले अपलोड टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें दोस्तों, इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और दोस्तों अगर आपको ईमानदारी से वीडियो अच्छा लगे तो एक बार शेयर का बटन जरूर दबाएं। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलें कि आपके 15 में से कितने % सही हुए। दोस्तों इस बार एग्जाम को फाड़ना है, रगड़ना है, मसलना है और दुनिया को बताना है कि आप क्या चीज हो। तो दोस्तों इस बार साइंस का एक भी % आपको गलत नहीं करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।